नमस्कार। ओजोन डिप्लीशन कारण एवं प्रभाव के हम पार्ट टू वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो पहले हमने देखा था कि ओजोन पार्ट वन में हमने देखा था कि ओजोन गैस क्या होती है, ओजोन गैस को पहुंचाने वाले प्रभाव या प्रभाव तत्व कौन से होते हैं, ओजोन गैस के क्षरण से किन किन क्षेत्रों में अधिक प्रभाव पड़ता है, उनके कारण क्या है, छोटे बड़े हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे थे। तो अब हम चल रहे हैं कि ओजोन के क्षरण के प्रभाव क्या है, कि ओजोन डिप्लीशन से कहाँ कहाँ क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बड़ा टॉपिक भी है और इसका आपके बड़ा एकेडमिक कॉलेज में बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन अणुओं की कमी से अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। समझ रहे हैं आप कि स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में ओजोन अणुओं की कमी से अधिक मात्रा में अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएगी, जो जीवन के सभी रूपों में कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। ये त्वचीय मतलब स्किन कैंसर को दर को बढ़ा सकती है, साथ ही रूखा झुर्रियां भरा मतलब असमय बूढ़ा भी कर सकती है। हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, हमारे शरीर पर झुर्रियां पड़ जाएगी, शरीर हमारे त्वचा है, स्किन है, वो रूखी हो जाएगी। ये सारे प्रभाव भी दिखेंगे। और मनुष्य व जंतुओं में नेत्र विकार मतलब मोतियाबिंद की जो समस्या है उसको बढ़ा सकती है, मतलब आंखें कमजोर होगी इससे। ये मनुष्य और जंतुओं के रोगों से लड़ने की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, जो वर्तमान में कोरोना काल में चल रही इम्यूनिटी पावर, तो हमारी वर्तमान में इम्यूनिटी पावर को भी कम कर सकती है। ये भी प्रभाव हमारे शरीर पर इसके पड़ेंगे। पैराबैंगनी विकिरणें वर्दी पैराबैंगनी विकिरणों की अगर वर्दी होगी तो पत्तियों का आकार छोटा कर सकती है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, फसलें होती है, तो उनके अंकुरण का समय भी बढ़ा सकती है। जैसे एक गेहूं का बीज अगर वो 5 दिन में अंकुरित हो जाता है तो उसको हो सकता है कि 10 दिन लगेगा, तो ये प्रभाव भी पड़ेगा। मक्का है, चावल है, सोयाबीन, मटर, गेहूं जैसी फसलों से प्राप्त होने वाले जो अनाज की मात्रा है उसको भी ये कम कर सकती है। तो हमारे लिए खाद्य संकट, जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य संकट है, फूड क्राइसिस है, वो भी उत्पन्न हो सकता है। इससे हमारे यहाँ कुपोषण की समस्याएं धीरे धीरे मतलब इसके मल्टीप्लाई हम प्रभाव ढूंढ सकते हैं कि एक प्रभाव से दूसरा प्रभाव इनडायरेक्टली ये प्रभाव करता जाता है। तो धीरे धीरे कुपोषण की समस्या, कुपोषण से बीमारी, कुपोषण से बाल मृत्यु दर, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ सकती है। इतनी खतरनाक ये पैराबैंगनी किरणें हो सकती है। पैराबैंगनी किरणों के समुद्र सतह के भीतर तक प्रवेश कर जाने से सूक्ष्म जलीय पौधे की वृद्धि धीमी हो सकती है। मतलब पैराबैंगनी किरणें जब समुद्र बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है हमारे एनवायरमेंट का, जब उसमें पैराबैंगनी किरणें गिरेगी तो समुद्र की सतह के भीतर तक वो प्रवेश कर जाएगी और उसमें बहुत माइक्रो लेवल के बहुत सारे जलीय जीव पौधे होते हैं जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन हम कहते हैं। तो उनकी वृद्धि धीमी हो जाएगी तो वो धीरे धीरे फाइटो प्लैंक्टन कम बनेंगे। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ समुद्र में भी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। जैसे मछलियां हैं, तो मछलियां क्या खाती है, फाइटोप्लैंक्टन खाती है। अगर फाइटोप्लैंक्टन कम होगा तो मछलियां भी कम होगी, और मछलियां कम होगी तो समुद्र की सतह पर रहने वाले लोगों के लिए भी खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और ये छोटे तैरने वाले उत्पादक समुद्री जीव होते हैं, उनको उनके ऊपर भी प्रभाव डालती है। वायुमंडल में जो जीव होते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव डालती है। तो ये सारी जो चक्कर एक चलेगा वो स्थलीय पारितंत्रों की खाद्य श्रृंखलाएं पर बहुत भयंकर और कुप्रभाव डालेगा। बढ़ी हुई पैराबैंगनी विकिरणें पेंट कपड़ों को भी हानि पहुंचाएगा, उनके रंग उड़ जाएंगे, प्लास्टिक का फर्नीचर, पाइप आदि सूर्य के प्रकाश पड़ने पर तेजी से खराब होंगे। मतलब जो हमारे प्लास्टिक्स की चीजें हैं जो सूर्य के डायरेक्ट टच में आती है वो सारी तेजी से उनका विनष्टीकरण हो जाएगा। तो हमारे लिए इकोनॉमिकली नुकसान भी होगा। और ओजोन अणु को नष्ट करने वाले पदार्थ ही ओजोन सरक पदार्थ कहलाते हैं। ये सभी मुख्यतः मानव द्वारा निर्मित, वर्तमान में मानव द्वारा निर्मित निर्मित पदार्थ होते हैं। मनुष्य की गतिविधियों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि हुई है उसका 24% सीएफसी कार्बन है। मतलब मनुष्य द्वारा जो हमने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया उसमें 24% सर्वाधिक क्या है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये सीएफसी गैस काफी स्थायी गैस होती है, इसकी विशेषता ध्यान में रख लीजिए आप। सीएफसी गैस काफी स्थायी होती है क्योंकि देखो
क्योंकि ये वायुमंडल में 130 वर्षों तक रह सकती है। अगर हम वर्तमान में कुछ सीएफसी गैस छोड़ रहे हैं तो आने वाले 130 वर्षों तक वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती रहेगी। इसलिए ये बहुत स्थायी गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन से बनी गैसें होती है। ये पूरी तरह मनुष्य द्वारा बनाई गई होती है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर, मतलब हमारे काम कारण ढूंढ रहे हैं कि किससे हम ये गैसें छोड़ रहे हैं सीएफसी। हमारे फ्रिज, एसी, वातानुकूलन यंत्रों में शीतकारकों की तरह प्रयोग होते हैं। सीएफसी का प्रयोग कंप्यूटर, फोन आदि में भी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में भी, साफ करने में भी होता है। गद्दे, कुशन के फोम बनाने में, स्टाइरोफोम के कप बनाने में, पैकिंग सामग्री सामग्री में भी इसका उपयोग होता है। वर्तमान में स्थिति क्या है कि करंट सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। संपूर्ण विश्व में जलवायु में होने वाले तीव्र परिवर्तनों पर ध्यान रखते हुए और वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रयासों तथा सभी देश मिलकर समन्वित प्रयासों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण को कम करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, बहुत सारी समिटें, बहुत सारी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस इसको लेकर होती रहती है। तो समस्या कितनी गंभीर है इसके लिए हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि विश्व के सभी देशों द्वारा तुरंत या तीव्र गति से अपने ग्रीन हाउस उत्पादों को कम कर भी दिया जाए तो भी कुछ ही मात्रा में जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को हम नियंत्रित कर सकेंगे। मध्य अक्षांशों में प्रारंभिक वसंत तथा शीत के दिनों में पृथ्वी तक आने वाली पराबैंगनी विकिरण ने 1980 के दशक तक लगभग 8% की बढ़ोतरी पाई गई। मतलब मध्य अक्षांशों में बसंत और शीत के दिनों में पृथ्वी तक आने वाली पराबैंगनी किरणों में 8% की वृद्धि हुई है। और नए खोज से या अध्ययन से पता चला है कि दूसरे प्रभावों के अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय द्वीपों में मूंगे की चट्टानों में, मतलब जो कोरल रीफ होती है, कोरल जो मूंगे होते हैं उनकी चट्टान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है, उनको ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मूंगे की चट्टान होती है, जो अपने आप में एक बहुत शानदार इकोसिस्टम होता है, बहुत ही सुंदर और जैव विविधता भरा एक क्षेत्र होता है, उसको बहुत हानि पहुंचाती है। हर देश के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने द्वारा वायुमंडल में मुक्त हमें करना क्या है वो भी, उस पर भी बात हो रही है। देखो, हर देश को ये जरूरत है कि अपने द्वारा छोड़ी गई ओजोन संरक्षणकारी तत्वों की मात्रा को हम अपने लेवल पर कम करें और उसका विश्लेषण करें। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके समाधान के लिए। हम व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत तौर पर, राष्ट्र के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि उपभोक्ता के रूप में हम ये, उपभोक्ता मतलब एज ए कस्टमर के रूप में हमें ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उत्पाद जो हम ले रहे हैं वो सीएफसी या अन्य ओजोन क्षरण को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। और फिर हम देखेंगे इसका विकल्प क्या हो सकता है। तो हम ऐसा विकल्प लेंगे जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाए। फिर ये वातानुकूलित संयंत्रों जैसे फ्रिज, एसी आदि का प्रयोग भी सावधानी से करें, उनकी मरम्मत कम से कम करानी पड़े। जो नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका हम प्रयोग करें तो भी हम इसका सीएफसी गैस को वायुमंडल में मुक्त होने से रोक सकते हैं। फिर पारंपरिक रुई के गद्दों, तकियों का प्रयोग करना चाहिए। स्टाइरोफोम के बर्तनों की जगह या तो पारंपरिक मिट्टी के कुल्हड़ों, मतलब स्टाइरोफोम के जो लगाए हुए बर्तन आते हैं उनकी जगह या तो पारंपरिक मिट्टी के कुल्हड़ या पत्तों की थाली पत्तल का हम प्रयोग कर सकते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में हम जागरूकता अभियान में चला सकते हैं। ऐसे हम व्यक्तिगत स्तर पर हम प्रयास कर सकते हैं। ओजोन समस्या के समाधान के प्रयास जो संस्थागत लेवल पे किए गए हैं उसकी हम बात करेंगे। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारे विश्व द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम ने विशेषज्ञों का एक दल बनाया और जो इस मुद्दे से निपटने के लिए एक आम सहमति बनाएगा। 1985 1985 के वियना सम्मेलन में ओजोन परत संरक्षण के संदर्भ में एक आधारभूत ढांचे पर सहमति बनाई गई थी। 1985 में वियना सम्मेलन, ये ध्यान रखना है, जो ओजोन क्षरण के ऊपर इसके अंतर्गत बात की गई थी। वियना समझौता इस क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के लिए दिशा निर्देश भी देता है। ओजोन परत संबंधी आंकड़ों का आदान प्रदान भी इसमें शामिल है। आगे चले हम। किंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो समझौता हुआ था वो विशेष नियंत्रण कार्यक्रम तक नहीं पहुंच सका, और जो
बहस, पारस्परिक सहमतियां, समझौते और जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे वो 2 वर्षों में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय निषेध संधि की गई। उसके आगे मतलब वो ज्यादा प्रभावी नहीं हुए, फिर उसके आगे भी बहुत सारी संधियां हुई जो सीएफसी और हेलन गैंगसों को नियंत्रित करती है। ये संधि कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर हुई थी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार 1989 के मध्य तक ये देश ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन तथा खपत 1986 के स्तर पर रोक लेंगे, ये बात हुई। इसके बाद 10 वर्षों में वे सीएफसी का उत्पादन तथा प्रयोग आधा कर देंगे। ये भी इसमें प्रावधान रखे गए, लेकिन ये सारे प्रावधान हम वर्तमान में हम देखते हैं निष्कर्ष के तौर पे सारे प्रावधान अपने फेल रहे लगभग। और मॉन्ट्रियल मसौदे या मॉन्ट्रियल समझौते के अनुसार हस्ताक्षरकर्ता देशों के अपने यहाँ ओजोन सड़क तत्वों के उत्पादन तथा खपत के अनुमान लगाना है और वर्ष 2000 तक इसे समाप्त कर देना है, ये समझौता रखा गया था। जुलाई 1998 तक 166 देशों ने वियना सहमति और 165 देशों ने मॉन्ट्रियल पर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की, लेकिन काम बहुत कम लोगों ने किया। अब महत्वपूर्ण जो टॉपिक आ रहा है, देखो अभी हम समिट की बात कर रहे थे, समझौतों की बात कर रहे थे। ये सारे समझौते विश्व स्तर पर होते रहते हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो उसमें सबसे बड़ा देश जो अधिक पोल्यूशन फैला रहा है अमेरिका, उसने ही उसको छोड़ दिया, मतलब उस समझौते से अलग हो गया। तो जो बड़े बड़े देश हैं जो सर्वाधिक पोल्यूशन करते हैं, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का निष्कर्षण करते हैं, वो ही इन समझौतों का पालन नहीं कर सकते। तो छोटे देश कहाँ संभव है, या विकासशील देशों के लिए कहाँ संभव है। इसलिए पहले आवश्यकता है कि बड़े देश अपने समझौतों को, अपने जो मसौदों पर हस्ताक्षर किए हैं उसकी अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करें, तभी समस्या का समाधान संभव है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता होगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 1987 में, कब से देखो, 1987 में इसी दिन ओजोन संरक्षण कारकों के पदार्थों के निर्माण और खपत पर कमी संबंधी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कनाडा में साइन किए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1987 में हुआ था, 16 सितंबर को हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और बस यही था इसके बारे में। ओजोन की बड़ी बड़ी बातें सारी आपके सामने आ चुकी है। तो हम नेक्स्ट पर्यावरणीय समस्याओं का बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे ही मुद्दे लेकर आएंगे। आप सबको इंटरेस्ट के साथ नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।